ये क्या, हम तो समझे थे कि वी हैड कंट्रोल द इलेक्शन कम्प्लीटली, और ये तो वोट पर ये लोग निकल आए, लोगों ने दे भी दिया वोट। ये तो जाहिल कौम है, ये कौन से बल्ले के बगैर तो ठप्पा लगाएगी कहाँ पे। देखो ना, सबको पता चल गया, सब देख रहे, ढोल है, कोई बैनर नहीं लगा हुआ, फिर भी सबने लगा दिया। अच्छा, इस दफा हमें वोट पिछले इलेक्शन से ज्यादा मिल गए। अच्छा, अगर आप फॉर्म 45 से देखेंगे ना, तो पीटीआई हैज वन मोर सीट्स देन इट डिड इन 2018, और आपकी मेजॉरिटी थी पीटीआई। वो तो आप समझ लो कि एक पुलिस का रूटीन हो गया है कि उनको जब भी पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, तो वो एक घर का चक्कर जरूर लगाते हैं। और खाली मेरा नहीं है, मेरे अदर एमपीएस एज वेल। हमारे वाजिद भाई हैं, उनके घर पे भी बड़े चक्कर लगते हैं। हमारे सज्जाद भाई हैं, उनके घर के भी बड़े इन लोग घूम फिर के आते हैं। हम तो आपस में अब ये मजाक करते हैं कि उनके लिए चाय वाय भी तैयार रखते हैं, हम गार्ड्स को दे देते हैं कि जब ये आए तो इनको चाय वाय आप पिला दीजिएगा। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जिसके खिलाफ जो है वो पूरा कराची है। अगर वो बोले कि एक वोट पे भी इसको अगर एग्रीमेंट दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, तो वो एक वोट भी मैं कहता हूँ आज की तारीख में नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। सियासी मामलात तो इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे चल रहे हैं जैसे गर्मी चल रही है, और इस गर्म मामलात के अंदर जो सबसे बड़ा जो टारगेट और सबसे बड़ा जो टॉपिक है, एवरीवन नोज़ दैट इमरान खान साहब के सज़ाएँ ख़त्म हो गई, बट खान साहब बाहर नहीं आके दे रहे। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है एमपीए सिंध असम्बली रेहान बंदुकड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? ऑल गुड। इस वक्त जो है पूरी नेशन का सवाल सिर्फ एक ही है, खान साहब कब छूट रहे हैं? गोल्डन क्वेश्चन। हम भी यही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि खान साहब कब छूट रहे हैं, खान साहब कब छूट रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा वो यकीनन पूरा मुल्क यही पूछ रहा है, और ट्रस्ट में हम लोग भी आपस में यही देख रहे हैं। हर दिन के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि अभी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मंथ्स डाउन द रोड, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स डाउन द रोड, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर डाउन द रोड। जनरल जो एनालिसिस है हमारी, वो बहुत सिंपल है कि अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और मैं बहुत ही यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरी की पूरा पाकिस्तान यही बिलीव करता है कि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो जब ये यकीन पूरे मुल्क में फैला हुआ है, तो इसका एक प्रेशर बिल्ड होता रहता है। सही। अच्छा, वो प्रेशर फेस करिए गवर्नमेंट कि कोई उनकी सुन नहीं रहा, वो कुछ बोलते हैं तो उसको सीरियसली लिया नहीं जा रहा। हमें पता है कि जो केसेस डाले जा रहे हैं वो हर दिन नई नई जजमेंट्स आती हैं, वो यही प्रूफ कर रही हैं कि केसेस झूठे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कब तक ये कैरी ऑन कर सकते हैं, कब तक ये कैरी ऑन कर सकते हैं, पब्लिक प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, कब तक ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, और क्या इवेंट्स होते रहते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स भी ज़ाहिरी बात है बड़े इंपॉर्टेंट है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन में फ़िलहाल है पाकिस्तान, और इसका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंबाइन होके एक रिज़ल्ट आएगा। हम होप कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स आपको पाकिस्तान में एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज दिखना चाहिए, जो हमारी रीडिंग है। इंशाल्लाह ये हो, इंशाल्लाह। नहीं होगा तो भी हमारे दूसरे प्लान्स। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि क्या हमारा अदालती निज़ाम जो है इतना वीक हो चुका है कि कोई भी बंदा मुंह उठा के जाए और एक एफआईआर कटवा के आ जाए। एक आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस, कभी कभी किस गांव के थाने से केस बन के एक आ रहा होता है, कभी किस जगह से आ रहा होता है। मतलब ये क्या चीज़ है? इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते? मतलब अगर मैं कल फेमस हो जाता हूँ तो क्या ये इतना आसान है कि कोई भी मेरी एफआईआर जो है कहीं पर भी किसी भी थाने में जाके कटवा ले? इसका एक सिस्टम होता है, आई बिलीव दैट, बट यहाँ पे ऐसा देख नहीं रहा है। यहाँ पे तो खान साहब के ऊपर मतलब कोई भी दिल चाहे एफआईआर कटवा सकता है। देखिए, लॉज इन प्लेस हैं हमारे पास सिस्टम इन प्लेस है। हमारे पास प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप जैसे बोल रहे हैं ना कि कोई भी जाके एफआईआर कटवा दे, ठीक है, कोई भी जाके आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर कटवा सकता है, लेकिन फिर पुलिस वालों पे है कि वो आके उसकी तफ्तीश करें, देखे कितनी जेन्युइन है। वो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको भी बुलाए, और जो अक्यूज पार्टी है उसको बुला के अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, अपनी असेसमेंट करे, और फिर केस आगे चलाए ना। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा।
हमारे यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है फोन एफआईआर आ के साथ जाता है, फिलहाल। काट दी, ठीक है। काट दे, अब काट दी, उसका क्या हुआ, आपने जाके उस जिस शख्स के खिलाफ काटी है उसको उठा लिया, हाँ। उसको जेल में डाल दिया, वो बैठा हुआ है, वो अपनी जितने भी उसके जो लॉयर्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं। आप जजेस के पास जाते हो, जनरली क्या होता है कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जज जुडिशल बोलता कस्टडी है हो जाती है। नहीं, जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलती है। अच्छा। यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर सम केसेस जिसमें जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है पुलिस वालों को, लेकिन हर केस में नहीं मिलती है ना। बेल मिल तो जाती आपको है। बेल मिल जाती है, आप घर जा सकते हो, ठीक है, फिर एक केस चलता है। यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ दीज गाइज नो कि कौन सी दफ़ा डालनी है, किस में किस जज के पास जाएगा। वो हम अस्यूम कर रहे हैं, जो मार्केट में पॉपुलर बिलीफ है वो यही है कि जजेस भी प्रेशराइज्ड हैं कि खान साहब को अंदर रखना है, इसीलिए उनके खिलाफ वो आप कस्टडी वो भी दे देते हैं, राइट्स दे देते हैं पुलिस वाले को। और अभी तक आप देख लें ना, कितना अर्सा हो गया, कितने केसेस डाले हैं, आपको अंदाज़ा भी है 100 के ऊपर केसेस हैं। एग्जैक्टली। एक भी प्रूव नहीं हो सका, एक सारे के सारे केसेस 100 खत्म होते 100 नए आ जाते हैं। 100 नए आ जाते हैं। अच्छा, अब तो इतनी डेस्परेशन हो गई है कि ये लॉस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई केस मिल तो नहीं रहा ना, तो लॉस चेंज कर रहे हैं, और जो लॉस चेंज हुए हैं उसके अगेंस्ट केस डाल रहे हैं। ये इनकी हाइट ऑफ डेस्परेशन है। सही। तो देखिए, जुडिशरी जो है ना, आपको हक मिलना, आपको जस्टिस मिलना, ये आपका बुनियादी पिलर है जिस पे आपका मुल्क खड़ा होता है। ये सही हो ना, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि आपकी मुल्क की रनिंग सही हो जाती है। और आप भी इतने साल से पाकिस्तान में हो, हमारे यहाँ केसेस क्या होते हैं, 20-30 साल 40 साल चलते रहते हैं, जो उसमें अफेक्टेड पार्टीज हैं उनकी डेथ हो जाती है, बच्चे बेचारे लड़ते रहते हैं या केस दब जाते हैं। तो ये सिस्टम को तो हमें रिविजिट करना ही है, लेकिन हायर कोर्ट्स में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। खैर, ये सारी बातें हम होती रहेगी। थोड़ा सा क्योंकि मैं आपको बड़े पुराने टाइम से जानता हूँ, और रेहान भाई जो बेसिकली एक ऑफिस पर्सन, एक बिजनेस साथ में, और इस टाइप के शख्सियत थे। देन हाउ यू कम इन पॉलिटिक्स? देखिए, अगेन एक पर्सनल जर्नी होती है आपकी लाइफ की। नेचुरली मीमन बैकग्राउंड है मेरा, एग्जैक्टली, टेक्सटाइल बिजनेस बैकग्राउंड है ही है। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग सोशल वर्क में बहुत थे। आपके जब 2011, 2012 और ये सब जो फ्लड्स आए थे, तो हम बहुत एक्टिव थे। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन जितना भी जो नॉर्दर्न सिंध में जो फ्लड आया था, जो रिलीफ पहुंची थी, वो सबसे पहले कराची वालों ने पहुंचाई थी। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट तो बाद में इन्वॉल्व हुई थी। वहाँ पहले हफ्ते ही कराची से लोग पहुँच गए थे। अच्छा, तब तक हम लोग इंटीरियर सिंध इतना जाते ही नहीं थे, नॉर्मल कराचीइट्स। वो डरते थे कि लुट जाएंगे, सुजावल के आगे नहीं जाते थे, लेकिन फ्लड्स में सबके सब वहाँ पहुँच गए थे रिलीफ वर्क। मैं भी फ्लड्स में सिंध के बहुत सारे इलाके फर्स्ट टाइम गए थे, उससे पहले कभी नहीं गए थे। अच्छा, जब हम ये रिलीफ वर्क करते रहे, 1-2 साल लग गए, और हमने हाल देखा इंटीरियर सिंध में क्या है। तो हमने रियलाइज़ किया कि जो हम काम कर रहे हैं, नेचुरली एक इमरजेंसी आई है, उसको हम लोगों की कंडीशन बेटर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो पब्लिक जो एड कर रही है, वो आप एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हो। आपको तो वो शहरियों को एजुकेशन देनी है, आपको शहरियों को हॉस्पिटल देने हैं, आपको उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिससे वो अपने जो माशी हालात है वो बेटर कर सके, और वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये एक बड़ा नेचुरल ट्रांजिशन था, जब रियलाइजेशन ये आती है कि आप इतना हेल्प कर सकते हो, लेकिन एक बड़ी स्केल पे इंटरवेंशन चाहिए जो आपके सिंध प्रोविंस को बेटर कर सके। तो वही नॉर्मल ट्रांजिशन फिर सोशल वर्क से पॉलिटिक्स में आती है कि यार आप सिंध असेंबली में आओ, आप पॉलिटिक्स में आओ, and you bring in the appropriate laws, you bring in the appropriate legislation, जिससे ये चीज़ें पॉसिबल हो, और फिर वही चीज़ आपकी कंट्री का डायरेक्शन चेंज करेगी। अच्छा रेहान भाई, अब आप जीत चुके हैं, आपकी मैंने स्पीच भी सुनी, बड़े ज़ोरदार स्पीच थी। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली एक कॉमन जो बंदा है कराची का, जो कराची हाइट्स है, वो उसी की बात लग रही थी। यानी मेरा जो मुझे जो गुस्सा जिन चीज़ों के ऊपर, वो आप निकाल के आ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई मिनिस्ट्री मिलती है, तो आप किस मिनिस्ट्री में जाना चाहेंगे? ओह माय गॉड,
फ्यूचर की मिनिस्ट्री के तो हम सोच ही नहीं रहे। फिलहाल तो हमारा अल्लाह करे सर्वाइवल आपको मिले है हमारा सर्वाइवल है कि हम सिंध असेंबली में हमें बैठने दें, क्योंकि एवरी डे इज अ चैलेंज। हम हाँ, मुझे पता लगा था कि जब आप जिस दिन आपकी स्पीच थी उससे एक दिन पहले जो है वो हाँ छापे मारे जा रहे थे, आपको ढूंढा जा रहा था। हाँ, वो तो आप समझ लो कि एक पुलिस का रूटीन हो गया है कि उनको जब भी पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है हाँ। तो वो एक घर का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। और खाली मेरा नहीं है, मेरे अदर एमपीएस एज वेल। हमारे वाजिद भाई हैं, उनके घर पे भी बड़े चक्कर लगते हैं। हमारे सज्जाद भाई हैं, उनके घर के भी बड़े इन लोग घूम फिर के आते हैं। हम तो आपस में अब ये मजाक करते हैं कि उनके लिए चाय वाय भी तैयार रखते हैं, हम गार्ड्स को दे देते हैं कि जब ये आए तो इनको चाय वाय आप पिला दीजिएगा। ये हमारे लिए एक न्यूसेंस इन लोग पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका ये भी है कि ये हमें अरेस्ट करें या कोई एक पब्लिक स्पेक्टिकल करें, लेकिन डेफिनेटली इनकी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। सही। काफ़ी यूज टू हो चुके हैं हाँ। हम लोग। हमने इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट लड़ा, हमारा सिंबल भी ले लिया गया था पार्टी का, फिर हमें एक और पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, उसकी भी अभी तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि पीटीआई को आप एज अ पार्टी रजिस्टर कर सकते हो। फिर भी हमारी जब एप्लीकेशन जाने की थी तो आपको पता चला कि इस्लामाबाद में अरेस्ट हो गए वो लोग जो एप्लीकेशन नेक्स्ट डे डालने इलेक्शन की। तो मैं आपसे पूरी डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन लूँगा कि इलेक्शन के दिन ऐसा हुआ क्या था कि रात तक हम चीज़ें देख रहे थे कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे, पीटीआई तो नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार थे वो बहुत ऊपर थे और अचानक से सुबह तक रिजल्ट्स सारे चेंज हो चुके थे। अभी तो मैं आपसे ये सवाल है कि अगर आप मिनिस्ट्री में होना चाहें, मतलब कोई मिनिस्ट्री मिले आपको, कोई ऑफ़र हो जिस तरह भी हो, तो कौन सी मिनिस्ट्री आप प्रेफर करेंगे? देखिए, किस सेक्टर में आपको काम करना ज़्यादा पसंद है? पर्सनली आई फील, मैं बड़ा ऑनेस्ट जवाब देता हूँ। देखिए, नो डाउट मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है। कोई भी आपको मिनिस्ट्री मिले उसमें आप बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। बंदा भी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यही बात आ जाती है कि आपकी अगर गवर्नमेंट आपकी हो, आपका जो चीफ मिनिस्टर बैठा हो और आपकी उसकी जो कैबिनेट बैठी हो, वो विलिंग हो कि आपको इस प्रोविंस के लिए काम करना है, कोई बेहतरी चीज़ करनी है। अगर उनका ये मिशन नहीं होना तो कोई भी मिनिस्ट्री मिल जाए वो पावरलेस ही रहेगी। तो अगर आपकी सिंध की गवर्नमेंट बैठी हो जिनको करना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। देखिए, हमारे पास अभी सिंध में कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था जुडिशरी, सही, जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलूँगा सेकेंडली आपका क्या है कि आपकी सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक गवर्नमेंट क्या देती है, क्या चीज़ें पब्लिक को देती है? वो पानी देती है, वो पब्लिक वर्क्स जो आपके रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, वो आपको ऐसे हालात देती है जिसमें आप बिज़नेस कर सकते हो, एक फेयर बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको चेंज होना है तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट को आपने सही कर दिया दूसरे पॉइंट को छोड़ दिया, ऐसे आप कर नहीं सकते। ये वो वाली बात है कि आपने एक घर लिया है अपना नया, उसमें आपने देखा कि यार मैं क्या चीज़ को रेनोवेट करूं, चलो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इसको पेंट कर देता हूं। दूसरे बाहर वाले देखेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा घर है, लेकिन उसके अगर पाइप्स पुराने होंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। उसकी अगर बिजली की तारें पुरानी होंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। बारिश होगी तो छत लीक करेगी, फिर आप फंस जाओगे। एग्जैक्टली। बाहर पानी खड़ा हो गया, वो गटर का पानी घर के अंदर आ गया, आप फंस जाओगे। तो मल्टी-प्रॉन्ग अटैक होता है, आपको हर चीज़ सही करनी है। अच्छा, ये लोग हैं, देखिए आसान काम है। हमारी जो कौम है, हम लोग बात करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन नंबर्स इतने, उस पॉपुलेशन नंबर्स में ना काबिल लोग भी इतने ही है। तो ऐसा नहीं है कि काम मुश्किल है, बस आपको करना है। आपके पास 150 मिनिस्ट्रियाँ हो जो आपको भरनी है, आपको काबिल लोग मिल जाएंगे वो 150 मिनिस्ट्री भरने के लिए। बस उनको डायरेक्शन आप दोगे कि भाई आपको ये चीज़ें सही करनी है और हम खड़े हैं इसको सही होने देंगे, आप बताओ क्या ज़रूरत है आपको, और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। यही हमारा होप है ना। हम तभी तो लड़ रहे हैं कि पीटीआई आ जाएगी तो वो लोग टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। सही। अच्छा, हम इसके ऊपर आते हैं कि आप काफ़ी लेट आए, हमने आपको पहले भी बुलाया था लेकिन आपने मुझे बता दी चीज़ें सारी। बेसिकली जो आज तक जो एक दिमाग में चलता रहा है कि यार इलेक्शन के दिन हुआ क्या है ऐसा जो रातों रात चीज़ें जो है वो अचानक से चेंज हो गई। ठीक है, पीटीआई तो थी नहीं, क्योंकि पीटीआई को तो बल्ले को तो उन्होंने वही कर दिया था कि भाई ये नहीं, निशान ही नहीं होगा। तो आप भी आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे और बहुत सारे थे हमारे भाई आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे।
तो ऐसा आप तो जीत गए बहुत सारे, खुर्रम शेर जमान साहब जो है वो हार गए, जो कि पब्लिकली बड़े नोन पर्सन है, और ऐसे बहुत सारे लोग हार गए जो ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट में भी थे, और कुछ लोग, चंद लोग जो है वो जीत गए। तो आप भी उसमें शामिल थे कि आप माशाल्लाह जीते, हालांकि एक ही हल्के से थे। बड़ा शॉकिंग था कि एनए की सीट हार गए और एमपीए की सीट जीत गए। तो ये फिर उसके बाद आपके पास भी प्रेशर तो आया होगा, पहले भी आया होगा, बाद में भी आया होगा। तो ये स्ट्रगल कैसी थी उस दिन की, मतलब वो 2-3 रातें जो थी वो कैसी गुजरी? वो मेमोरेबल नाइट्स थी। अच्छा, मैं 2013 से पीटीआई के साथ हूँ। तो 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी की कैंपेन थी, उसमें भी मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। समर अली खान एमपीए कैंडिडेट थे। फिर 2015 के बल्दियाती इलेक्शन थे, 2018 के अगेन जनरल इलेक्शन थे, सबका हिस्सा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला इलेक्शन वाज नथिंग लाइक एनी अदर प्रीवियस इलेक्शन जो हम लोग ने फेस किया था। इसकी कैंपेन बिल्कुल डिफरेंट थी। आपने बिल्कुल सही बोला, चैलेंजेस थे हमारे पास फॉर वट एवर रीज़न। अभी मैं उसकी लीगैलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन पीटीआई को एज अ पार्टी कम्पीट नहीं करने दिया। उसका पूरा का पूरा जो एम था वो पीटीआई का नाम नहीं था, वो ये था कि हम लोग पिछले इलेक्शंस में वी वर वेरी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग के जो बल्ले का निशान है वो हमने अपनी आइडेंटिटी बना दिया था। तो आप नोट करेंगे कि जब भी आप जाते हैं और आप बैलेट पेपर पे थप्पा लगाते हैं तो उसके सामने उसका इलेक्शन सिंबल होता है, वही उसकी आइडेंटिटी होती है। पीवीपी ने अपना इलेक्शन सिंबल 3 एरो को बनाया हुआ है, एमक्यूएम ने पतंग को बनाया हुआ है। इसी तरह हम लोग ने अपना पीटीआई का निशान बल्ले को बनाया हुआ था, और हमेशा से एक स्लोगन रहा था, थप्पे पे थप्पा बल्ले पे थप्पा। तो ये असम्पशन थी केयरटेकर गवर्नमेंट की कि वो जब ये निशान ले लेगी तो ये हार जाएंगे, तो पीटीआई की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहेगी। अच्छा, वो बोलते थे जो भी वोट है खान साहब का वोट है, और कैंडिडेट्स का तो वोट है ही नहीं। तो जब आपने उनको खान साहब का सिंबल बल्ला हटा दिया तो वो फिर उनको वोट नहीं पड़ेगा और वो कन्फ्यूजन आ जाएगी। अगर 50% भी वोट तोड़ जाते हैं इस तरह से तो गेम इज ओवर। तो उनको वो धांधली करनी ही नहीं पड़ी, वो लोग ने प्लानिंग ही नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ने प्लानिंग की। अब हुआ क्या कि ये मैं बताऊंगा, ये अवेकनिंग ऑफ हमारी सिटीजन्स आप कहो, अवेकनिंग ऑफ योर वोटर्स कहो। आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा यूथ निकली थी वोट करने के लिए। वो इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने बाशऊर लोग हो गए हैं कि उन्होंने खुद ने ढूंढा, मेजॉरिटी ने ढूंढा कि भाई पीटीआई का कैंडिडेट कौन है हमारे इलाके से। और हमने क्या किया था कि एक सेंट्रल वेबसाइट बना दी थी जो हर पीएस हर एनए के कैंडिडेट का नाम दे रही थी जो पीटीआई की तरफ से कराई, इवन दो वो उसका इलेक्शन सिंबल कुछ और भी हो। हाँ, मेरे लिए एक लकी ये हो गया था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम सब का सिंबल हमने एक ही ले लिया था, ढोल। तो वो कैंपेन में हाँ सब एक ही थे, तो वो एक ढोल पे कैंपेनिंग अच्छी हो गई थी। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आया क्या कि लोग इतने बाशूर थे कि दे वेंट आउट एंड दे फाउंड आउट के पीटीआई के कैंडिडेट्स कौन। अच्छा, जैसे जैसे दिन चलता रहा, अब जब सुबह हुई तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। अब वो इंटरनेट बंद करने का भी उसके पीछे मकसद ये था कि लोगों को पता ना चले, इंटरनेट पे देख नहीं सकें, फॉलो नहीं कर सके, ग्रुप्स पे ना आ सके। हमारे कैंप्स गिरा दिए गए थे। तो हमारा भी था एक रात पहले, बहुत सारे बिल्कुल हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन नहीं पहुंचने दिया था। मतलब देयर वर सो मेनी चैलेंजेस, मैं आपको बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता क्या चैलेंजेस थे। लेकिन मैं ये ज़रूर बयान करूँगा कि उन चैलेंजेस में ना बहुत सारे हीरोज़ सामने आए। एक तो हीरोज़ हमारी जनरल पॉपुलेशन ही थी। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। फेज़ 4 में उन्होंने रात के 11 बजे हमारा कैंप गिरा दिया। ऑफ कोर्स इतना तो हम फॉलो नहीं कर सकते थे, 150 के ऊपर पोलिंग वो साइट थी। उन्होंने कैंप गिरा के नीचे रख दिया। अब उनका इरादा था कि उसको ले जाएंगे। वो जिस घर के सामने लगा हुआ था वो हमारा पीटीआई वर्कर नहीं था, लेकिन वो घर वाले निकले, वो कैंप लेके अपने घर के अंदर उन्होंने रख लिया। कैन यू इमेजिन दैट? सुबह जब लड़के आए कैंप में बैठने के लिए एंड दे सॉ के कैंप नहीं है, तो वो घर वाले वहाँ मौजूद थे, सुबह उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला रात को ये हुआ था आपके कैंप के साथ, ये लो कैंप आप लगा लो। अच्छा, इंटरनेट ऑफ हो गया था,
तो उन्होंने अपने घर का वाईफाई का पासवर्ड दिया कि यार आप इससे ऑपरेट करो और लोगों को उनका बूथ नंबर बताओ। आप जब वोट करने जाते हैं तो एक पर्ची आपको मिलती है, तो आपको पता चलता है कि कौन सा आपका बूथ नंबर है, वो कैंप में लिखी जाती है। तो उसके लिए वाईफाई इन्होंने दिया, सही, उनको नाश्ता दिया और पूरे दिन उनको पानी दिया। ये है आपकी कराची की कौम। ये एक कौम है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो और आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो कि यार दीज पीपल आर वर्थ फाइटिंग फॉर। इसी तरह से कुछ और जगह पे आप जाओगे तो आपको न्यूमरस एग्जांपल्स मिलेंगे जो वोटर आए सुबह और उन्होंने देखा कि भाई पोलिंग एजेंट्स पीटीआई के नहीं पहुंचे फॉर वट एवर रीज़न, उनको नहीं पता था कि पुलिस ने रोक लिया, रात को धमकियाँ आई हैं, वो वोटर्स बैठ गए पोलिंग एजेंट्स पीटीआई के, जबकि उनके पास शीट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने किस तरह से कन्विंस किया, आई हैव नो आइडिया। वहाँ बैठ गए, वो बाहर निकले कैंप्स पे बैठे रहे। मैं एक कैंप को विजिट किया, देयर वाज दिस लेडी एंड हर डॉटर, वो पर्चियाँ बना रहे थे। अच्छा, प्लेन पेपर पे पर्चियाँ बना रहे थे और सबको दे रहे थे 8300 से उनका वो निकाल के। और मैं कभी उनको मिला नहीं था, तो मैंने सलाम दुआ की, मैंने उनको थैंक यू बोला, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला पता है हम पीटीआई वर्कर नहीं है। बोला अच्छा, तो आप ये कैंप मैनेज कर रहे हैं? हाँ, हम सुबह आए थे, हमें समझ आ गई कि आपके लोगों को रोक दिया गया है, तो हम पहले वोटर्स थे, हम यहाँ 8:30 से आके बैठे हुए हैं, उस वक्त दोपहर के 2 बजे तक, और हम तब से लोगों को गाइड करेंगे पीटीआई के लिए वोट करो। तो कैसे जीते? ये हम जीते। ये इंडिविजुअल हीरोइज्म की स्टोरीज हैं, किस तरह से लोगों ने आके वोट किया, किस तरह से फैमिलीज के 4 लोग हैं, एक का वोट इन्होंने लांडी पे ट्रांसफ़र कर दिया था, एक का वोट इन्होंने गुलशन इकबाल पे वोट ट्रांसफ़र कर दिया था, ये तक इन्होंने खेला। हाँ, ये भी बहुत सारों के साथ ये हुआ है। फिर भी उन लोग गए वोट करने के लिए, और जो लांडी उधर से थे वो डिफेंस आए वोट करने के लिए, क्लिफ्टन आए वोट करने के लिए। मुश्किल हो गया, पीटीआई को वोट पड़ गया, जो लेमन टर्म्स में हम बोलेंगे ना। अब क्राइसिस सिचुएशन केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए, ये क्या, हम तो समझे थे कि वी हैड कंट्रोल द इलेक्शन कम्प्लीटली, और ये तो वोट पड़ गया, लोग निकल आए, लोगों ने दे भी दिया वोट। ये तो जाहिल कौम है, ये कौन से बल्ले के बगैर तो थप्पा लगाएगी कहाँ पे? देखो ना, सबको पता चल गया, सब देख रहे, ढोल है, कोई बैनर नहीं लगा हुआ, फिर भी सबने लगा दिया। अच्छा, इस दफ़ा हमें वोट पिछले इलेक्शन से ज़्यादा मिल गए। अच्छा, अगर आप फॉर्म 45 से देखेंगे ना, तो पीटीआई हैज़ वन मोर सीट्स देन इट डिड इन 2018, और आपकी मेजॉरिटी थी पीटीआई की। अब वो गेम आती है कि रात को क्या हुआ। हमारी भी असम्पशंस हैं, बहुत चीज़ें हमें मालूम है, बहुत चीज़ें आपको मालूम होगी, बहुत स्टोरियाँ आप सुन रहे होगे, बहुत कुछ हुआ रात को। फॉर्चुनेटली हमने फॉर्म 45 तो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। आई थिंक 2-2:30 बजे टीवी चैनल्स रिपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिए कि खुर्रम शेख ज़मान एग्जाम्पल जो आपने दिया था, खुर्रम शेख ज़मान लीड में, इतनी सारी लीड में, और फिर एक मीडिया ब्लैकआउट आ गया। फिर एक कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट कर दिया कि इलेक्शन रिजल्ट किसी को भी नहीं पता चल रहा था, स्टॉप हो गए थे। उसके दौरान क्या हुआ, हम समझते हैं कि बहुत कुछ हुआ, जो हमें स्टोरीज आई, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है एज अ नेशन, वो क्रेडिबिलिटी आपने ख़त्म कर दी टोटली आपके इलेक्शन प्रोसेस में। मैं बोलता हूँ मेरा रिज़ल्ट इस तरह से आ गया कि शायद मेरे आरओ और उनकी टीम, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिके नहीं, वो प्रेशर में नहीं आए, या उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जो दूसरे आरओज़ नहीं ले सके, मुझे आज तक नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स हीरोज़ हैं, हीरोज़ एंड हीरोइंस, जिनकी वजह से मैं जीता हूँ। अच्छा, वो सेम आरओ और सेम एजेंट्स उसके नहीं थे, खुर्रम शेख ज़मान के नहीं थे, तो शायद उनको वो हीरोज़ नहीं मिले, उनकी बदकिस्मती थी। हम जो 9 जीत गए, हमें अल्लाह ताला की कहीं से सपोर्ट आ गई, कहीं किसी का दिल वो हो गया। शायद जो जीते नहीं उनके लिए और कुछ बेहतरी में हो, और फ्यूचर में कुछ ज़्यादा बेहतरी के लिए। हम ये नहीं बोलते कि खाली हमारे साथ ही अल्लाह ताला थे, डेफिनेटली उनके साथ भी हैं, और वो कुछ उनका और मकसद हो, कुछ और उनसे हासिल करना चाह रहे हैं, कोई और डेस्टिनी हो उनकी, हमें नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल हम सब एक साथ होके इस पर्टिकुलर निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वी फील दिस इज़ इलेजिटिमेट, वी फील कि आपकी कंट्री अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो कंट्री को तबाह कर देंगे और कोई होप नहीं रहेगी। तो हम तो फाइट कर रहे हैं, हमारे में होप है कि थिंग्स विल गेट बेटर। अच्छा, अभी ये बातें चल रही हैं, कुछ न्यूज़ पे भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं कोलेशन के हवाले से। क्या क्या आपको लगता है कि कोई इनकी
मतलब पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई काम कर सकती है कभी? पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस, नो चांस एट ऑल। देखो खान साहब ने हमेशा से आप एक ही चीज़ बोली है कि एक दिन आएगा जब आप देखिएगा कि ये सब चोरों का टोला एक साथ खड़े हो जाएगा, और वो दिन आया। वो दिन आया जब खान साहब को जेल में डाला, तो आप नोट करो जितनी की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब एक साइड पे खड़ी हुई थी, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो JUI फजल रहमान ग्रुप हो। बल्कि मुझे तो मालूम है, फोटोग्राफ्स आए थे कि जमात इस्लामी भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई थी। तो ये सब एक साथ है। अब आप बोलो इनके साथ क्या अलायंस होगी, जब हम बता रहे हैं कि ये है ही एक ही चोरों का टोला है जिन्होंने आपस में बांटा हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट आपस में बांटे हुए हैं, और इनके इंटरेस्ट में है ये कि ये निज़ाम उल्टा निज़ाम चलता रहे, चाहे वो बैठे हों या दूसरे बैठे हों। इनके आपस में ये है ना, पासिंग द पिलो है कि अभी आपकी बारी है, आप थोड़ा सा इक़्तिदार में बैठ जाओ, मैं पीछे से बैठ के लूटूंगा, फिर मेरी बारी आएगी, मैं इक़्तिदार में बैठ जाऊंगा, आप पीछे से बैठ के लूटना, सब मिल बांट के खाओ। पीटीआई तो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। पीटीआई ने भी तो कुछ लोगों को, ऐसे ही लोगों को जो है वो लास्ट गवर्नमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता, जो कि आज मीडिया पे बैठे होते हैं और पीटीआई के अगेंस्ट ही बात कर रहे होते हैं। तो बुरा तो लगता होगा कि यार ऐसे लोगों को हमने डाला ही क्यों। हाँ यार, बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप जज नहीं कर सकते ना, आप कैसे जज करो। एक तो आपके कराची गई है। हाँ हाँ बिल्कुल उनकी तो फेमस है, वो मोटरसाइकिल में जा रहे थे जमजम वहाँ पे और पीछे गाड़ियाँ चल रही थी। तो आई डोंट नो whom you are referring to। यार देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जब कोई भी चीज़ चलाते हो ना, तो आप अवेलेबिलिटी जो लोग होते हैं, जो पूल आपके पास मौजूद है, उसी में से आप लोग लेते हो। और ये पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि भाई ये बंदा सही है, आप इसको ले लोगे, आपको लगता है कि ये बंदा जीत सकता है और आपके साथ आपके प्रिंसिपल्स पे खड़ा होगा, आप उसको ले लोगे। आप दिल में तो झांक नहीं सकते हो भाई, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। आप अपने बच्चों की शादियां कराते हो, उसमें मिस्टेक हो जाती है, जबकि आप फुल जानकारी पीछे से देख रहे होते हो कि यार ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये काम क्या करता है, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। और सिमिलर मिस्टेक हमारी पार्टी में हुई है, और हम तो इंटरनली यही बात करते हैं कि यार ये अच्छा हुआ जो पिछले साल हुआ, इसमें से जो जितने ये हमारे छट गए कहते हैं ना बैड एग्स थे, वो सब के सब छट गए। अब वही खड़े जो खान साहब के साथ खड़े हैं, जो प्रिंसिपल्स पे खड़े हुए हैं, वही आपके रह गए। वो दलेर लोग रह गए, जो पर्सनल इंटरेस्ट पे थे सब भाग गए। अच्छा, ये बजट 2024 आप भी वहाँ पे मौजूद थे, और ये एक मैं तो कहूँगा कि ये बस स्पेशली किसी एक टोले के लिए बजट बनाया जाता है हमेशा। एक तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, बजट बन गया ठीक है, खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या इसकी ऑडिट जमा होती है, रिपोर्ट वगैरह होती है कि नहीं होती है? क्योंकि बिकॉज कई अरब रुपए का बजट जो है वो एजुकेशन का होता है आपका, आईटी का तो खैर मेरे ख्याल से 20 करोड़ रुपए आई गेस इतना ही था शायद, जब आईटी का ज़ीरो बजट है इस दफ़ा बजट में, जबकि दुनिया आईटी में ऊपर जाए जा रही है और हम बोले जा रहे हैं कि हाँ हम अब आईटी में हम बढ़ेंगे। सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, टैक्सेस आईटी वालों से ले रहे हैं, यूट्यूबर से भी टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइनर से भी टैक्स ले रहे हैं। अगर कोई फाइवर या दूसरी वेबसाइट्स पे काम कर रहा है, उनकी जब पेमेंट आती है टैक्सेस ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है उनको। वो सेल्फ मेड लोग हैं जो अपने बलबूते पे कोर्सेज करके अपने पैसा खर्च करके, गवर्नमेंट जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ दे नहीं रही है तो टैक्स किस बात का ले रही है? पहली बात तो ये। दूसरा ये जो बजट बना है इसके अंदर जो ये इतना अरबों रुपए का जो बजट है, ये यूटिलाइज कहाँ होता है? मेरे ख्याल से मैं आई गेस कि अपने होशो आवाज़ में 20 साल से तो पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत में ही देख रहा हूँ, ठीक है। खाली आप मुशर्रफ वाला दौर, आप मुशर्रफ साहब जब थे उनका दौर हटा दें तो इसके अलावा तो यही है ना सिंध में, बट प्रोग्रेस नहीं है सिवाय एक चीज़ के, जो बार बार ये लोग बोलते थे हमने NICVT भी तो बनाया है, उसके अलावा कोई है तो बताएं आप। मैं तो बिलीव करता हूँ कि टोटल फेलियर है। तो आप तो वैसे ही क्यों रहे हैं? अदर साइड ऑफ द आइल के बंदे से पूछ रहे हो, तो मैं मतलब अपना वो बता सकता हूँ क्यों रहे हैं। मतलब कराची एक आपको
टैक्स देता है, हाई सिटी है जो हाईएस्ट टैक्स पे करती है, देन क्यों ऐसा सौतेला सलूक किया जाता है? यार सौतेला सलूक तो ठीक है, चलें, वो आई गेस एक मेंटालिटी है कि फंसा के रखो। कराची को फंसा के रखो। लेकिन आप एक देख लेना, हम वो एक गूस भी हैं जो गोल्डन एग ले करता है, तो उस पर हावी होना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपने बात की कि इतने अरसे से पीवीपी की गवर्नमेंट है और आपने कुछ भी नहीं देखा बनते हुए, देखिए वही आर्ग्यूमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट वो इंटेंशन तो होना चाहिए ना, मुझे ये सारी चीज़ें सही करनी है। वो इंटेंशन ही नहीं है आपके कोई पास, बात ही नहीं करता। कोई बात ही नहीं करता। अब इस बजट का मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस बजट में ना कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपको पता है? कोई कोई नए मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुए। अच्छा, जब इन्होंने ये बजट प्लेस किया ना, तो इन्होंने बोला कोई हम मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे और हम पिछले वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। बड़ी तालियां, सिंस इनकी मेजॉरिटी है वो सब तालियां भी बजा देते हैं, शाबाशी भी दे देते हैं, जैसे इन्होंने बहुत करा। सब लोग मौजूद है ना वहाँ वो इनका ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ताली बजा, जैसे सबसे ज्यादा ताली बजाई उसको सबसे ज्यादा शाबाशी भी मिलती है। ये इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, वर्ल्ड बैंक IMF की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट पे बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटेड था कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने जितने पिछले बजट्स में मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, आज अगर आप एक भी और प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करो तो अगले 10 साल तक जो अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट दैट, जितने ऑलरेडी अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा होते हुए अगले 10 साल आपको लग जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप कोई और अनाउंस नहीं करो। ठीक है, तो इन्होंने तो ये भंड बहुत अरसे से मारा हुआ है। एक तो नंबर 1 ये प्रॉब्लम है, इसलिए इन्होंने नहीं किया। नंबर 2, आपने जो अनाउंस करती है उनकी कंप्लीशन भी नहीं दिखती है। आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ले लो, पता नहीं यार इतने अरसा हो गया, इतने साल हो गए। आई थिंक 2015 में पहले इन्होंने बजट एलोकेट किया था, उस पर स्पेंडिंग भी हो रही थी। आज तक तो एक नहीं बना। कितने 9 साल में यार आप एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सके गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, तो आप क्या अपने आप के लिए तालियां बजा रहे हो? सही, आपकी रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये सब अनाउंस थी। आप मुझे बता दो क्या बनी है? ये वो नहीं है जो रेड बसेस नहीं है, इसकी एक स्पेशल लाइन बनने की इसकी लाइन बनी, ऑरेंज लाइन तो मेरे ख्याल से अभी मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा सस्पेंड हो गई। मैं भी इसी पे आ रहा था। जो इन लोग इतने सालों से वो कर रहे थे कि भाई हम ये बनाएंगे, वो तो सस्पेंड भी हो गई। तो क्या चीज आपने बनाई है, जरा दिखाओ तो सही हमें, जिस पे आप मेगा प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो। कौन सा एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है? आप पिछला भूल जाओ। मैं भी एग्री करता हूँ कि ज़ियाउल-हक के बाद हम 88, 89 के बाद पीवीपी की ही गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, डिफैक्टो पीवीपी की गवर्नमेंट है सिंध में। ऐसी क्या चीज़ है कि वो बोल सकते हैं हमने ये कराची में बनाया? सही है, ऐसी क्या चीज़ है जो ये बोल सकते हैं हमने सिंध में बनाया है? NICVD। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम लोग की एक पब्लिक है ना, एक मेंटालिटी हमारी कराची वालों की, कि जब वो देखते हैं ना कि कुछ भी नहीं हो रहा तो दे कम फॉरवर्ड एंड दे ट्राई टू फिल द वॉइड। अब इस पे एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि शायद वो जो वॉइड फिल कर रहे हैं उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट और करप्शन कर रही है और वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही है कि पब्लिक NGOs जो काम कर रहे हैं। अब एजुकेशन हमारे NGOs काम कर रहे हैं। हेल्थ NICVD के जो आप बात कर रहे हो, इससे बड़ी हॉस्पिटल्स हमने बना ली। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो NGOs चला रही है, अडॉप्ट कर रही है, चला रही है। अच्छा, वो बोलते हैं ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, हम थोड़ी उनको बोल रहे हैं चलाओ, वो खुद आके हमसे मांग रहे हैं। भाई वो इसके लिए मांग रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ा लें वो। आप तो ये नहीं सोच रहे हो, एटलीस्ट वो सोच रहे हैं। वो इसके लिए हॉस्पिटल्स आपकी अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी भी आप जिना चले जाएं, आप सिविल चले जाएं, उसमें जो नई बिल्डिंग्स बन रही है ना, वो सारी प्राइवेटली फंडेड है। वो आपकी गवर्नमेंट की नहीं है। अच्छा, वो प्राइवेटली फंडेड हॉस्पिटल्स हैं। आपका जो जिना में जो लैब चल रही है वो प्राइवेटली फंडेड है। रिबन काटने तो यही आएंगे, रिबन काटने यही आते हैं। उन्होंने अभी रिसेंट स्पीच में इन्होंने बताया, उनकी पीवीपी की लेडी ने, और बड़ा फख्र से बताया कि आपकी 3 रेडियोथेरेपी मशीन्स हैं जिना में, साइबर नाइफ के नाम से 3 है, हमने 3 कर लिए। बीबी को कोई ये तो बताए उनमें से एक भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है। वो पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, उन्होंने लगाई है। आई थिंक मैं उनका NGO का, आई होप सही नाम ले रहा हूँ, उन्होंने लगाई है। पहले 1 लगाई थी, वो मशीन
साइबर नाइफ जो मशीन थी वो जिना से बेटर रेडियोथेरेपी करती थी। जिना की मशीन 30 सेशंस करती है तब जाके आपके कैंसर सेल्स को मारती है। ये इतनी टारगेटेड मशीन थी कि 3 सेशन में मार। अच्छा। तो इसकी फिर आपने 2 मशीनें और इन्होंने फाइनेंस करके मंगाई, वो भी प्राइवेट डोनेशन से। तो सिंध गवर्नमेंट क्या अपने आप को शाबाशी दे रही है, वो बस लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा। हाँ। उन्होंने बस जाके हॉस्पिटल का दौरा किया होगा, उन्होंने देखा होगा ये मशीन लगी हुई है, बैकग्राउंड कौन देखता है, हाँ। इतना पढ़ा लिखा है उन्होंने कौन? बोल दिया हमारा, उन्होंने बोल दिया हमारा, शाबाशी दी। इंडस हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, एटलीस्ट वो लोगों को ट्रीट तो कर रही है। अच्छा ये तो हो गया ना कराची, ऐसी कोई जगह ये तो बताओ सिंध में कहाँ कुछ हो रहा है? बुरा हाल है, बुरा हाल है बेचारे, उनको सबको यहाँ आना पड़ता है। एक बीमार होता है, पीछे जो फैमिली मेंबर्स आते हैं वो रोड पे बेचारे बैठे हुए होते हैं, गलियों में बैठे हुए होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि उसका इलाज हो जाए। ये तो हाल है हमारा, इतना बुरा तो हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। सैलाब के अंदर भी बहुत अच्छी खासी फ्लड जब आया था तो बहुत अच्छी खासी इंटरनेशनल फंडिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट को पर्सनली। बट मैं जब वहाँ पे गया, हम राशन ड्राइव कर रहे थे और हम वहाँ पे तकरीबन कोई 2-3 दफ़ा गए, 4-5-6 ट्रक्स लेके इंटीरियर सिंध के अंदर, सांगड़ की तरफ गए, दादू की तरफ गए, इस तरफ ये वाले जो एरिया था बहुत ज़्यादा फ्लड में डूबे हुए थे और रोडों पे लोग बैठे हुए थे। मेन रोड चल रहा था, इधर लेफ्ट एंड राइट हमारे बस झोपड़ियाँ थी और उसके बाद सिर्फ पानी ही पानी था, जैसे आप दरिया के बीच में से गुजर रहे हो। तो मैंने कुछ लोगों को, हमारा सेटअप अक्सर स्कूल के अंदर लगता था कि आप बांटेंगे तो यहाँ पे बांटेगा, सबको बुला लेंगे। तो मैंने कहा यार वेयर इज़ द MNA ऑफ दिस एरिया, हु इज़ द मिनिस्टर? यकीन माने बड़े बड़े नामी गिरामी जो पीपल्स पार्टी के स्पेशली जो लोग हैं, सीनियर, नाम नहीं लूँगा, लीडर्स में से हैं, उनके एरियाज़ में जाके हमने राशन बांटा और वो कह रहे हैं कि आप पहले हैं जो अभी आए हैं यहाँ पे। या वो, मैंने कहा फलां बंदे हैं कहाँ? कह रहे वो जो आए नहीं अभी तक। आप बहुत लकी हो, आपको उन्होंने बांटने दिया, वरना तो ले लेते हैं, वरना तो आपसे ले लेते हैं, वो खुद बांटेंगे। अच्छा हमने तो लिटरली जब बांटते थे ना तो हम 10-20% हम रखते थे कि भाई वो MNA MPA को हम लोग एज अ वो देंगे, कि आप बांट सीड वो देंगे। नहीं वो, अच्छा वो बांटते नहीं थे, वो क्या करते थे कि उनके जो एम्प्लॉयज है, जो इनके खास खास लोग हैं ना, उसमें वो फ्लड इफेक्टीज को नहीं देते थे, वो अपने लोगों को देते थे। अच्छा। ताकि उनकी चौधराहट और ऊंची हो। लेकिन हमें फिर भी देना होता था उन्हें 20% हम फिर भी देते थे, क्योंकि अगर वो 20% हम नहीं देंगे तो ये 80% हमें सही लोगों में नहीं बांटने देंगे। खुद गर्ज है। प्रॉब्लम क्या होता था कि वो जो रोड पे आपको लोग बैठे हुए दिखते थे ना, वो भी आफ्टर अ टाइम इतना ऑर्गेनाइज हो गया था इन्हीं MNA MPS की तरफ से कि उन्हीं के लोग वो रोड पे बैठते थे। उनको आप देते थे, उनकी डेली एक कमाई होती थी, डेली उनकी पर्चेज सिस्टम चलता है कि भाई आपका इतना आएगा राशन, फिर उनके वेयर हाउस जाता है, वो वेयर हाउस से फिर इंटीरियर से जाके दुकानों में बिकता था। मतलब फिर तो ये मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते रहोगे ये सैलाब हर साल आता और है। क्या ये तभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलती है और NGOs भी पैसे आपने फर्स्ट सैलाब का कब सुना होगा जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हो? आपने 2012 में सुना होगा। एग्जैक्टली सही है, 2012 में वो जो मेजर आया था। एक चीज इन्होंने चेंज की हो 2012 से आज हो गया 2024, एक चीज मुझे बताओ जो चेंज किया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, वही डूब रहा है, डूबने दो, कोई एक पैसे आ जाएंगे। कोई एक नया इन्होंने पानी के लिए डायरेक्शन बनाया हो, कोई खुदाई नहीं की हो। आपको पता है जो अंग्रेज जो बना के गए थे ना आपके रिवर सिस्टम, हम उसी पे अभी तक चल रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि वो जो सिस्टम बना के गए थे उसको हम नैरो करते जा रहे हैं। हाँ, छोटा कर रहे हैं, आबादियां हो रही हैं, तो वो ओवरफ्लो ज्यादा कर रहा है। आप जब भी सैलाब आता है तो आप एक एक्यूजेशन बड़ी नोट करते होगे कि वो फलाने वडेरे ने अपनी जमीन डूबने नहीं दी और पानी को कहीं और बंद तोड़ के कहीं और डाइवर्जन दे दी। अब उस डाइवर्जन में विलेजेस के विलेजेस डूब जाते हैं। ऐसे ही हुआ है, और उनकी जमीनें ताकि बच जाए। यार इतने तो बेस लोग हैं, इतने ईवल लोग हैं, सोचते ही नहीं है लोगों का। और इनसे स्पीच करा लो, स्पीच ऐसे करेंगे कि भाई हमने तो जन्नत बना के रख दिया हुआ है इनको जमीन पे। शर्म के एक कतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हेंस कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? हाँ, कि आप सोशल वर्क में थे, आप देख रहे थे ये चीज़ें क्या हो रही हैं, और फिर आप पॉलिटिक्स में आते हो कि नहीं यार हमें इन लोगों को भगाना है और चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज पॉसिबल। ये इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जिसके खिलाफ जो है वो पूरा कराची है। अगर एक वोट भी, अगर वो बोले कि एक वोट पे भी इसको अगर
एग्रीमेंट दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, तो वो एक वोट भी मैं कहता हूँ आज की तारीख में नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि कराची की आवाम जो है वो पिछले कई सालों से भुगत रही है और वो उसके अगेंस्ट ही है। फिर भी इन्होंने के इलेक्ट्रिक को 20 साल का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देखिए, ये जो पावर क्राइसिस का जो इशू आप बोल रहे हैं, ये अगेन एज नॉर्मल इशू सिंपल इशू नहीं है, और इतना वो नैरो भी आप नहीं कह सकते कि के इलेक्ट्रिक का इशू है। ये जनरल एक प्रॉब्लम है। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। उस वक्त क्या हुआ था कि हमारी एक सोच डेवलप हुई थी ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हैंडल नहीं कर सकती इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सही। तो वी नीड प्राइवेट सेक्टर कमिंग इन, we need the investment coming in, we need capable managers coming in, professional managers coming in, जो इसको सही करें। और उसी बिना पे हम लोग ने पार्शली प्राइवेटाइज की थी KESC को, जो ज़माने में KESC थी। अच्छा, उस वक्त जो जब आपने इसको पार्शली प्राइवेटाइज किया था, तो एक कंपनी आई थी, उसने बहुत सारे आपको कमिटमेंट्स की थी। सारी बात है, नॉर्मल आपको मालूम है हमारी कंट्री के कमिटमेंट्स भी उसी तरह रह जाती है, लेकिन कमिटमेंट्स ये भी थी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करेंगे, इतना पर्टिकुलर मेगावाट उसमें बिजली इंक्रीज़ करेंगे। उस ज़माने में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो रेगुलरली बर्स्ट कर रहे होते थे, आपकी वो सेफ्टी होती नहीं थी, कोई भी सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं फॉलो हो रहे होते थे। तो प्राइवेटाइजेशन से देखो फ़ायदा तो बहुत हुआ है, फ़ायदा तो है बहुत बहुत। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, मेरा ये सवाल है इसको ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। यू हैव ऑप्शंस, और 3-4 इतना बड़ा कराची है, 3-4 कंपनीज अगर एक मिल के काम कर रही है तो क्या मसला है? नहीं, मसला है, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आपका जो सेटअप हुआ है, पावर का जो ग्रिड सेटअप हुआ है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन सेटअप हुई है, वो सेटअप इसी तरह से हुई है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन करेगी। अब या तो वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रन हो या वो प्राइवेटली रन हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वही होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को बेच सकती है कि दे कैन बी अ न्यू सेट ऑफ मैनेजमेंट कमिंग इन, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं ले रहे हो तो मे बी आप कोई और फलाना XYZ से बिजली लेना स्टार्ट कर दो। लेकिन पूरी दुनिया में होता है ना, पूरी दुनिया में कहाँ होता, नहीं होता ऐसा। आपका केबल सिस्टम होता है, आपका टेलीफोन लाइंस होती हैं, आपका इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर वही होता है, सर्विस प्रोवाइडर वही होता है। हम फंसे यहाँ नहीं है। देखिए, हम फंसे 2-3 और चीज़ों में। हम कहाँ फंस गए कि सिंस ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इट्स कंसर्न अबाउट प्रॉफिट्स, इस पर कोई ओवरसाइट नहीं हो रही है, या ओवरसाइट भी हो रही है, इफेक्टिव ओवरसाइट नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या सोचा है कि भाई हम अपने लाइन लॉसेस कम कर देंगे, हम उनको नहीं देंगे जो बिल पे नहीं कर रहे हैं, जहाँ से हमारी रिकवरी कम है, तो हमारे प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, और वही कर रहे हैं ये, वो वही रहे हैं, उनका बिल दूसरे ग्रेड। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि एक जनरल नॉर्मल दुनिया में सिस्टम होता है ना कि फर्स्ट करो आपको एक मोहल्ले में रहते हो, आपका जो नेबर है, नेबर ने बिजली चोरी की, ठीक है, क्या होगा कि अगले महीने उसका जो यूटिलिटी कंपनी है उसका आके मीटर काट देगी और रिकवरी पे लग जाएगी। ये दुनिया का सिस्टम है ना, नॉर्मल सिस्टम, इट मेक्स सेंस, लॉजिकल सिस्टम है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि उसकी बिजली काटने आते हैं ना, तो वो जो आपका नेबर है वो उसको पैसे खिला देगा। कुछ इलाकों में तो वो खड़े हो जाते, काट के दिखाओ। नहीं, वो खड़े तो बाद में होता है ना, पहले तो वो उनको पैसे खिलाएगा, वो 6 महीने से इस तरह से हो जाएगा, फिर उनको धमकियां देना शुरू करेगा। अच्छा, पुलिस आपकी एक्ट नहीं कर सकती। अब ये है ना टोटल ब्रेकडाउन। जब आपने पूछा ना क्या चीज आप सही करोगे, वो सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। एक ब्रेकडाउन हो गया कि वो भाई वो रिकवरी कर ही नहीं पा रहे। जैसे आपने बोला कि वो जब बिजली काटने आएगा तो वो गुंडागर्दी में खड़े हो जाएंगे, काट के दिखाओ, टांगे तोड़ देंगे आपकी, आप घर नहीं जा सकोगे, यहाँ से अपनी गाड़ियाँ नहीं निकाल सकोगे। यही होता है ना। ऐसे ही है। के इलेक्ट्रिक ने उसका सोल्यूशन ढूंढा, उनका कोई बहुत ही 1.5 होशियार बंदा होगा, तो सोल्यूशन दिया, पूरे एरिया को आप 8 घंटे लोड शेडिंग में कर दो। उसका क्या रीज़न कि जब आप पूरे एरिया को 8 घंटे की लोड शेडिंग में करोगे तो जो आसपास के घर वाले हैं ना, वो खुद उस पर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप बिल पे करो। अब बिजनेस वाइज इट मेक्स सेंस, एथिकली इट डजंट मेक सेंस, लेकिन आपका सिस्टम टूटा हुआ है। तो एक आप है ना कॉगमायर में फंसे हुए
कि आप क्या करो क्या नहीं करो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। के इलेक्ट्रिक अपने इंटरेस्ट पे लुक आफ्टर कर रहा है, पब्लिक अपने इंटरेस्ट चाह रही है, गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं, सोल्यूशन ही नहीं है। इसकी वजह से जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि एक बंदे का घर का किराया 15,000 रुपये और बिल 22,000 रुपये, वो बेचारा कैसे भरेगा। ये अब सेकंड प्रॉब्लम है, ये सेकंड डिफरेंट इशू है। अब इस इशू को आप समझो, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है ये। जो 90s में ना आपने आईपीपी से डील्स की थी, वो 90s में जो आपने डील की थी वो उस पे की थी कि भाई आप प्लांट सेटअप करो, हम आपको डॉलर टर्म्स में 17.5% गारंटीड रिटर्न वो करते हैं। अब वो गारंटीड रिटर्न कैसे है कि आपने प्लांट सेटअप कर दिया और मैं बिजली लिया या ना लिया उनसे, मुझे उनकी कैपेसिटी पेमेंट करनी है। हाँ। सही है। अब आपको मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ। आपकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी राइट नाउ पाकिस्तान में पता है क्या है? 45,000 मेगावाट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी क्या है? गेस करो। I don't have any idea. आपकी 26-27,000 मेगावाट्स। अच्छा, सही है। आप प्रोडक्शन कैपेसिटी 45,000 है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी 25-26,000 है, प्लस माइनस 10% कुछ वो मिस्टेक रखिएगा। आप फिलहाल बिजली जो प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को वो 19,000 to 20,000 मेगावाट कर रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि एक तो आपने हाई रेट्स निगोशिएट किए हुए हैं आईपीपी से, प्लस आपने इतनी वो कैपेसिटी की निगोशिएशन कर लिए जो आप दे भी नहीं सकते हो अपनी कंट्री को। तो आप जब बिल चार्ज कर रहे हो ओनली फॉर 19,000, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे देने हैं 45,000 क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? जो आईएमएफ यही बोल रहा है, आईएमएफ अब हमें लगता है कि आईएमएफ की वजह से बिजली का वो बिल ऊपर जा रहा है, वो उनकी वजह से नहीं जा रहा, वो हमारे जो बैड डिसीजंस हैं उसकी वजह से जा रहा है। पॉलिसीज है। आईएमएफ क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको वसूल नहीं करोगे, जो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं, तो आप इसीलिए तो खसारे में जा रहे हो, इसीलिए तो आपका बजट हमेशा टारगेट्स ही नहीं मीट कर सकते हो, इसीलिए तो आप डेट में जा रहे हो, तो ये चीज तो खत्म करो। बात यहाँ आ रही है ना, बात आईएमएफ का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमारा ही है। अच्छा, उसमें से कितने प्लांट से अब मैं बोलूंगा आपको कि जो शरीफ खानदान के चहेतों के लगे हुए हैं, कितने प्लांट्स हैं जो पीपीपी खानदान के चहेतों के लगे हुए हैं, उनका प्लांट 1 घंटा नहीं चलता लेकिन आप उनको पैसे पूरे देते हो। तो प्रॉब्लम ये है, देखो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम का है। तो जो आप बोल रहे हो ना सफेद पोश आदमी वो अपना बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहा, अचानक से बिजली का बॉम्ब आ गया, वो बॉम्ब इस वजह से आया है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से। अब आप समझ रहे हो हम क्यों इनके खिलाफ कर रहे हैं कि यार आप अपने फायदे के लिए, चंद डॉलर्स के लिए आप अपने मुल्क की सलामती बेच रहे हो, आप फ्यूचर जनरेशन की सलामती। एक तो हर इदारे में जो है इनका कोई ना कोई स्टेक होता ही होता है, स्टेक होता ही। अब आपको पता है ये जो जितने भी वो किए हुए इन्होंने अग्रीमेंट्स किए हुए, वो अग्रीमेंट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो मेजॉरिटी का खत्म हो गया। अच्छा, आप फर्स्ट करो, आपने किसी आईपीपी के साथ 29 सेंट्स पे आपने निगोशिएट किया हुआ होगा, आप एक ज़माने में बेच रहे थे 18 सेंट पे कंज्यूमर, सही, आपने 29 सेंट्स का निगोशिएट किया हुआ था, सही, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि 15 साल में उसके वो तो वैल्यू तो पूरी निकल आई है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने, मतलब टर्मिनेट तो नहीं बोलूँगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है ना, तो आप उसको रीनिगोशिएट करते हो। अब रीनिगोशिएशन में आप आराम से वो 29 सेंट्स को आप ले आ सकते थे 12-13 सेंट पे। अभी भी अगर आप में थोड़ा सा भी कौमियत का जज्बा होता ना, थोड़ी सी वो होती, तो आप इसको नीचे ले आते, ठीक है चलो पहले जो गलती कर गए हम तो चीजें सही करें, यार वो भी नहीं किया और वापस रीनिगोशिएट कर दिया 29 सेंट्स। उसमें इन्होंने अपनी कोई चालें खेली कि एक छोटा सा और कोल पावर प्लांट लगा दिया, कुछ इन्होंने सारे लूपहोल्स निकाले। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियस होती है ना लोगों के फायदे के लिए, तो वो अभी भी मूव कर जाती, जो उसने नहीं किया। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, सब अपना फायदा देख रहे हैं, सब अपना फायदा देख रहे हैं। अब असम्पशन हमारी ये होती है कि यार ये इतने बेवकूफ तो है ही नहीं ना, बेवकूफ तो नहीं है, हाँ चीजें बड़ी अच्छी बनाते हैं, चीजें बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो जब बेवकूफ नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यही आता है कि खांचे ले रहे हैं।
किकबैक्स आ रहे हैं, उस वजह से ये कर रहे हैं। पर आइदर ऑफ दीज टू ना, वो दोनों तो नहीं है ना। तो जब आप बोलते हो कि बेवकूफ़ नहीं है तो किकबैक्स है, वही चीज़ लॉजिकल हमें दिख रही है, उसी के अगेंस्ट हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं कि यार आप क्यों आम आवाम को दबा रहे हो। अच्छा, उससे आपकी वो बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, बहुत चीज़ें हो जाती है ना, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। वो आपके टेक्सटाइल्स वाले चीख रहे हैं कि यार हमारे गैस के बिल बढ़े, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह रही दुनिया में। तो प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं ना, वो एक डोमिनो इफेक्ट आता है। 100% पूरा, मतलब आपका बिल। मैं इसके साथ था तो टेक्सटाइल मिल वाले के साथ, तो वो बता रहा था जो बिल मेरा 8 करोड़ आता था गैस का, आज वो मेरा बिल 20 करोड़ रुपए आ रहा है अचानक से। तो मैं कैसे बंद करूं, मैं तो अपने प्लांट्स बंद कर चुका हूँ। और क्या, आप फर्स्ट करो स्वी गैस के पास जाओगे तो वो पता है क्या बोलेंगे, पहले आप बिल भरो फिर हम आगे बात करते हैं, फिर बात करेंगे। शायद हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन पहले आप बिल तो भरो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फंस जाते हो। अच्छा रेहान भाई, माशाल्लाह आप तो यहाँ पे विन भी किया है, और अभी आपका ये एरिया है DHA और क्लिफ्टन दोनों, DHA एंड क्लिफ्टन, और ये सारा जो एरिया है, जो DHA सारे माशाल्लाह यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सारे जितने भी अमीर लोग, इवन सियासतदान, पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिलीज सब DHA में रहते हैं। बट एक जो मेन मसला है, जो मैं समझता हूँ इतना बड़ा नहीं है, यूँ हल हो सकता है अगर कोई चाहे, अगर कोई करना चाहे, वो है पानी। DHA में आज तक पानी नहीं मिल सका। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? भाई अगेन ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम्स आर देयर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आपके पास DHA में जो लाइन आ रही है, ठीक है, आपका DHA आपसे वाटर टैक्स लेता है, आप जब भी ले लो, क्या आप जब अपना लैंड टैक्स लेते हो ना, उसमें एक वाटर कंपोनेंट भी होता है, तो वो आपसे वो टैक्स लेता है कि भाई आपको पानी फराहम कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा वो। मैंने अभी असेंबली में स्पीच में भी यही बोला था कि 2013 में जितना पानी आ रहा था DHA को ओवरऑल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल रेजिडेंट्स को कितना मिल रहा था, DHA एज अ होल जितना पानी आ रहा था 2013 में, वो उसकी नीड 12 MGD की थी और वो 9 आ रहा था। आज आधे से भी कम आ रहा है। मतलब जनरली आप अस्यूम करते हो कि सिटी में, कंट्री में सिचुएशन बेटर होगी ना, यहाँ तो आप कह रहे हो कि डाउनहिल पे हो, स्लिपरी स्लोप पे हो, तो कम आ रहा है, ऑलरेडी कम आ रहा है। अब उसको आप बोल दो टैंकर माफिया है, आप उसको बोल दो करप्शन है, क्या है, आप 100 नाम दे दो, फैक्ट तो रिमेन्स द सेम कि हमें पानी कम मिल रहा है। बीच में एक बहुत बड़ी वो आई थी कि भाई जो पानी की लाइन DHA को आ रही है, उसके बीच में हाइड्रेंट्स बहुत हैं और पानी चोरी कर लिया जाता है, इसके लिए DHA को नहीं मिलता है। ठीक है भाई, चलो ये बात भी मान ली, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप एक डेडिकेटेड लाइन लगा दो फ्रॉम द पंपिंग स्टेशन टू DHA, सही। अब वो उसके पैसे कौन देगा? DHA नहीं देगी, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। ये टसल चल रही है वो काफ़ी सालों से। ये जो आपकी लास्ट केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े जोरों शोर से बोल दिया कि भाई पैसे हम देंगे, ठीक है, उन्होंने बोल दिया पैसे हम देंगे, हम एलोकेट कर देते हैं अपने फंड में से, और DHA को डेडिकेटेड लाइन लग जाए। सब खुश हो गए, वाह वाह कर दी उनकी, उन्होंने शाबाशी ले ली, मिठाइयाँ खा ली, और फिर इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट चली गई। अब क्या हुआ? वो पैसे कहाँ हैं, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, किसी को पता ही नहीं, वो टॉपिक का ही किसी को नहीं पता। हालांकि सिंपल है, अगर समंदर के पास रह रहे हो, अगर आप प्लांट ही एक गवर्नमेंट जो है इस मखसूस एरिया के लिए, या मखसूस एरिया के लिए भी नहीं करो, अगर आप एक पूरा सेटअप कर दो, जैसे मिडल ईस्ट चलता है, उधर पानी नहीं है भाई, वहाँ पे भी समंदर से उठाते हैं, RO करते हैं और मज़े से लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो सोल्यूशन सिंपल है, अब तो दुनिया एडवांस हो गई है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा सोल्यूशन तो दुनिया के पास है, हम लोग जो बहुत ही, हमारी जो एक कैपेबिलिटी है ना, वो ये है कि हम सोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन को इतना मेसअप कर देते हैं कि वो नहीं था तो वो बेटर चल रहा था। हम लोग ने भी एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाया हुआ है, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, उसका कुछ आप कर भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो किसी ना किसी, कोई ना कोई बैंक की बुक्स में वो शो हो रहा है, तो वो चाहते नहीं कि वो राइट ऑफ हो, सही, तो वो आप ट्रांसफर करके उसको वापस इंक्रेट नहीं कर सकते हो। उसकी मशीनरी का क्या हाल हुआ होगा वो आप यूज भी नहीं कर सकते हो। आइडिया सही थी,
लॉजिक सही थी, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ हम हर जगह मानते हैं, वही बोल रहा हूँ ना कि बजट सिंध असेंबली ने रख दिया है कि ये चीज़ें हम करेंगे, वो चीज़ें होती ही नहीं है। नहीं तो इनफ है, जो पैसे लगाए हैं वो इनफ है। आप डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हो, आप लाइनें लगा, आप छोड़ो ना डिसैलिनेशन प्लांट, आपका फ्लड का पानी वो साफ पानी है ना जो जाएगा। हाँ। आप अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना देते हो तो आपके पास तो पानी आ ही जाएगा। अब वो तो दो, पहले छोटा प्रोजेक्ट तो पहले कर लो। सही बात है। मतलब एट दी एंड यही है कि फंसा के रखना है कराची वालों को, फंसे रहो बस। और कराची क्या पूरा पाकिस्तान ही फंसा हुआ है कि कोई बिजली का रोना रो रहा है, कोई गैस का रोना, ना गैस है ना बिजली है ना पानी है, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता अगले 20 साल तक भी ये मामलात, ये छोटे छोटे मामलात हैं जो मैं समझता हूँ कि ये तो आपके फिंगरप्रिंट्स में होने चाहिए, हल हो सकते, बट वो नहीं होते। खैर ये देखो, सॉरी मैं इस पे थोड़ा सा इंटरसीड करूंगा ना, इट्स नॉट ऑल ब्लीक। देखो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में होप है अभी भी। क्यों होप है? जैसे आपने स्टार्ट ऑफ किया ना प्रेमिस के सॉल्यूशंस आर देयर, तो सॉल्यूशन हमारे हर प्रॉब्लम की है ना मौजूद है, उसको हमारे इम्प्लीमेंट सामने करने वाले लोग नहीं है ना। नहीं है। अब आप जो फाइट, आप और मैं जो फाइट लड़ रहे हैं वो यही है ना कि वो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, सही लोग सामने आ जाए। आपका काम, पॉलिटिकल सिस्टम जब चेंज होगा ना और आपके सही लोग आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सॉल्यूशंस फॉलो हो रहे होंगे, वो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो होप की वजह है वो ये पास्ट इलेक्शन है। सबको दिखता है कि धांधली हुई थी, आप यही देख रहे हो ना, धांधली हुई थी। Exactly. आप यही देख रहे हो कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट ने किस तरह इलेक्शन के रिजल्ट चेंज किए। आप यही देख रहे हो कि एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी हुई है। सब सही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्लिप साइड देखो। आप ये देखो कि लोगों में शऊर कितना आ गया, कितने वोटर्स निकले, डिस्पाइट एवरीथिंग आपके वोटर्स निकले, वोटर्स ने वोट किया आपके एक पर्टिकुलर पार्टी को, जिसका लीडर जेल में है, जिसके जो कैंडिडेट्स थे उनके घरों पे छापे मारे जा रहे थे, जिनको अलाउ नहीं किया कैंपेन करना, उनको फिर भी वोटर्स ने जिताया। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो सेल्फ अवेयर हो गई है, आपकी पॉपुलेशन एजुकेट हो गई है, और दैट इज द रीजन फॉर द बिगेस्ट होप। आपकी जो यूथ आ रही है उसको पता है एग्जैक्टली कौन है, उसको पता है कौन चोर है, उसको पता है आज जो एमएनए बैठा हुआ है डिफेंस क्लिफ्टन सदर का, वो इलेजिटिमेट एमएनए। वो बेचारा कहीं जाता है दावत में तो लोग उसके हंस रहे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से मुंह छुपा छुपा के घूम रहा होता है। वो उसको पता है लोग उसको बैठने थोड़ी दे रहे हैं, उसकी इज्जत पे उंगलियां तो उठ ही रही हैं ना। आई एम श्योर उसकी फैमिली पे उंगलियां उठ रही होंगी। ये सब हो रहा है। तो ये देयर इज अ रीजन फॉर होप के पीपल आर कॉलिंग आउट थीव्स, थग्स, लुटेरे, और पॉइंटिंग देम आउट कि यार ये वो लोग हैं जो हमें अब नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं टिप होगा, ये इसके कहीं ना कहीं टिप होगा, और हम उसी उम्मीद में है ना कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो जुड़ेंगे, ऊपर की गंद को फेंकेंगे, रिमूव करेंगे, और एक मुल्क अच्छे रास्ते चल जाएगा। आपको मैं ऐसे ही, मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, और कुछ अरसे पहले ही मेरी कुछ अपने प्रोफेसर से बात हो रही थी, और हमारा एक ही कंक्लूजन था कि सिर्फ हमें 10 साल अच्छे मिल गए ना, 10 साल, दैट मीन्स 2 टर्म्स। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें मिल गए, पीटीआई को 2 टर्म मिल गए। मैं बोलता हूँ कोई भी गवर्नमेंट जो हु वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, उनको सिर्फ 2 टर्म्स मिल गए ना, वो आपका पाकिस्तान का फ्यूचर रोड मैप चेंज हो जाएगा, आपका रूट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और आप देखोगे कि कितना जल्दी ये उठता है। बट 2 टर्म क्या है यहाँ पे, तो एक भी पूरा ही नहीं हो पाता। प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर सकता। इंशाल्लाह अच्छा होता है, but we have to hold on to that hope for a future, for a मतलब मैं जब से होश संभाला मैंने प्राइम मिनिस्टर्स को पूरा ट्रम्प पूरा करते हुए नहीं देखा कि 5 साल उसने पूरे किए हो। और ये पता नहीं कुछ है कि किसी बाबा ने बोला हुआ है कि पूरे होंगे तो उस दिन क़यामत आ जाएगी, तो इसलिए वो होने ही नहीं देते। पर एट द एंड एक बड़ा शोशा चल रहा है, क्योंकि खान साहब को सारे केसेस ख़त्म होने के बाद भी बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो अब एक दूसरी तरफ लेकिन लग रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इसको किसी दूसरी तरफ लेके जाए, और आर्टिकल 6 की बातें चल रही है। तो इसके बारे में अभी क्या लग रहा है आपको? क्या जानते हैं आप आर्टिकल 6 के बारे में? मतलब ये है कि पार्टी को बैन करना, ख़त्म करना, और जिससे दूसरों को भी ऊपर भी हम ये बोले ना कि देखो
जैसे मैंने पहले बयान किया ना कि गवर्नमेंट को पता है वो इलेजिटिमेट है, सही है, पब्लिक को भी पता है, तो हर जगह से प्रेशर तो आ रहा है, तो इट इज़ लुकिंग फॉर अ वे आउट, इट इज़ लुकिंग फॉर अ वे आउट। एक तो ये होता है कि वो अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाए, दूसरा होता है कि निगोशिएशन कुछ करें। अच्छा, इन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन आप हर तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते हो, आप सामने लॉलीपॉप भी रखते हो, हाँ, उसके साथ साथ आप डंडा मारने की भी कोशिश करते हो कि यार शायद ये डर जाए और डर से लॉलीपॉप डर उठा ले। हाँ। ये मुझे लगता है ये इनकी डंडा मारने की कोशिश है। कोई सेन लीडर, आप पीटीआई को हटाते, कोई सेन लीडर ये रास्ता पकड़ ही नहीं सकेगा कि आपके मुल्क की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे। कोई ये कर ही नहीं पाएगा, ये हमें भी पता है। तो ये वही कहते हैं ना कि धमकी दी जा रही है छड़ी दिखा के, और ये दी जाएगी, ठीक है, फेयर इनफ। देखो जब डेस्परेट होता है ना बंदा, हमें दिख रहा है ना, तभी तो बोल रहा हूँ, हमें दिख रहा है कि सामने वाले डेस्परेट कितना हो रहे हैं, हाँ। कितना प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और आप बोल रहे हो ना कि कहाँ आपको दिख रहा है कि खान साहब रिलीज होंगे, हमें दिख रहा है कि सामने वाले इतने डेस्परेट आ रहे हैं कि वो टाइम करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, इनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। अभी आपके ऊपर सोशल मीडिया का नया लॉ लगा दिया, हाँ, उस पर आपको अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। मुझे पता है तो सही कौन कौन सी कंट्रीज में ये लॉ है। आपके नॉर्थ कोरिया में होगा, दूसरी जो टोटल डिक्टेटरशिप कंट्री, बिल्कुल हम डिक्टेटरशिप हम में तो रह रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं डेमोक्रेट ना। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल की जा रही है। पहले हम बड़े उससे फखर से बोलते थे कि टीवी चैनल्स इतने सारे आ गए, वो हमें सच्चाई दिखा रहे। पहले तो उन्हीं को दबा दिया, कंप्लीटली दबा दिया ना। फिर आपका सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया चैनल के ऑनर के ऊपर आप 100 केसेस डाल दोगे तो वो तो वैसे ही बेचारा यार पाकिस्तान से भाग भी गया, बाहर से बैठ के चला रहा है। तो अब सोशल मीडिया भी आप खत्म कर दोगे। किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो डेस्परेट स्टेप्स है, और ये डेस्परेट स्टेप्स तभी लिए जाते हैं जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कि किस डायरेक्शन में जाए। लेट्स होप इन डेस्परेट स्टेप्स में वो कोई गलत कदम ना उठा ले, मेरे पास यही दुआ है। हम दुआ ही कर सकते हैं, और पाकिस्तान दुआओं पे ही चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो हमें तो बस यही लगता है कि अल्लाह ही चला रहा है, वरना अब तक तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके होते और सारी चीज़ें हो चुकी होती। बहरहाल अल्लाह इसको और बेहतर करे, हमारी तो दुआ है इंशाअल्लाह। और आप जैसे लोग जो है वो हुक्मरानी में आए, हम तो ये चाहेंगे, हमसे बेहतर भी। आप फिलहाल तो आप मेरे लिए बेहतर हैं, तो इसलिए बिकॉज आई नो यू पर्सनली, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है वो इंशाल्लाह किसी बड़े ओहदे पे आए, ताकि चेंज, चूँकि आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे आप खुल के चेंज नहीं ला सकते, आपको भी ऊपर आना पड़ेगा, आपकी मेजॉरिटी आएगी, आपके जैसे लोग आएंगे तब जाके ही एक चेंज आएगा। तो थैंक यू वेरी मच रेहान भाई, आप आए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको बुलाएं, और फिर क्योंकि बहुत सारे मेरे सवालात रह गए हैं, तो फिर कभी हम आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए थॉट ऑन टी।